किसान साथी, आज की वीडियो में हम जानेंगे गेहूं की फसल में बालियों की साइज हम लंबी कैसे करें। लंबी बालियां, मोटी बालियां हम कैसे पाएं जिससे हमें अच्छा उत्पादन मिल सके। अगर बालियों का विकास सही से नहीं होगा तब तक हमें गेहूं में अच्छी और ज़्यादा पैदावार नहीं मिल पाएगी। तो अच्छी बालियों के लिए, लंबी मोटी बालियों के लिए, जिससे हमें दाने भी ज़्यादा उसमें मिल सकें, क्या हमें करना चाहिए, कौन कौन सी खादें हमें डालनी चाहिए, इसी के बारे में संपूर्ण जानकारी आप सभी को देने वाले हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान साथियों, एक बात तो आपको पता ही होगी, किसी भी चीज़ के अच्छे निर्माण के लिए शुरुआती अवस्था से ही आपको ध्यान देना पड़ता है। ऐसा नहीं कि जब बालियाँ निकलने वाली हो तब आप कोई चीज़ें डाल दें जिससे बालियाँ अच्छी आ सकें, ऐसा नहीं होता है। शुरुआत से ही आपको विकास पे ध्यान देना पड़ेगा। पौधे का विकास अच्छे से होगा, पौधा हेल्दी रहेगा, तभी अच्छी बालियाँ आ पाएंगी। बाद में आप चाहे जो कर लें उसका उतना अच्छा लाभ नहीं मिलता है। तो यहाँ पे हम एकदम शुरुआत से बात करेंगे कैसे हम बालियाँ बढ़ाने के लिए हम शुरुआती अवस्था से क्या ध्यान दे सकते हैं। समय से समस्त खादें आपको डालनी है। केवल 4-5 बातें आपको ध्यान रखनी है। समय से बुआई, समय से सभी खादों का इस्तेमाल, समय से सिंचाई करनी है, सिंचाई पे भी ध्यान देना है, समय से उचित दवाओं का इस्तेमाल करना है, समय से खरपतवार का नियंत्रण करना है। ये 5 चीज़ें अगर आप सारी चीज़ें समय से करते हैं, कोई भी अन्य चीज़ें आपको करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ने वाली है। तो यहाँ पे हम बात करें कि अगर हम चाहते हैं अच्छा और ज़्यादा हमें मतलब मोटी लंबी बालियाँ मिल सके, तो यहाँ पे अगर मान लीजिए आपकी गेहूँ की फसल अभी 30-35 दिन की है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस अवस्था से लेके जब तक बालियों का निर्माण नहीं होता है तब तक हम संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो मान लीजिए पहला पानी आपने अभी लगाया है या फिर लगा चुके हैं, तो पहले पानी पे आपको 1-2 खादें डालनी होती है। 1-2 क्या 3-4 खादें डालनी होती है। पहली चीज़ तो आपको यूरिया का अच्छे मात्रा में उपयोग करना है, जिससे आपको आपके पौधे हेल्दी रहेंगे, तभी अच्छी बालियाँ आ पाएंगी। तो अगर हम यूरिया के बारे में जानें तो गेहूं की संपूर्ण फसल अवधि में 105 किलोग्राम आपको यूरिया देनी होती है। और बुआई के समय 25 केजी यूरिया, पहले पानी पे 40 केजी, दूसरे पानी पे 40 केजी आपको यूरिया खाद का इस्तेमाल करना है। इतनी मात्रा पर्याप्त रहेगी। तो अगर आप पहला पानी लगाने वाले हैं या फिर लगा चुके हैं तो आप 40 केजी यूरिया डाल लीजिए। और दूसरा पानी जो किसान साथी लगाने वाले हैं वो सिंचाई के बाद में, हमेशा यूरिया सिंचाई के बाद ही डालिएगा। तो सिंचाई के बाद में यूरिया आपको 40 केजी पहले और दूसरे पानी पे डाल देना है। तो पहली चीज़ तो आपको यूरिया की मतलब अच्छी मात्रा का इस्तेमाल करना है, जिससे आपके पौधे हरे भरे रहें, हेल्दी रहें, जिससे बाद में हमारे जब पौधे अच्छे रहेंगे तभी बालियाँ अच्छी मिल सकेंगी। दूसरी चीज़ आपको डालनी है सल्फ़र। अब सल्फ़र का इस्तेमाल कब करना है? इस्तेमाल का सबसे अच्छा तो समय होता है पहले पानी पे, लेकिन बाई चांस पहला पानी पे आप ना डाल पाए हो तो दूसरी सिंचाई के आसपास भी आप सल्फ़र डाल सकते हैं। जो सल्फ़र आता है 90% वाला, इसकी 3 से लेकर 4 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर तक डाल देना है। इतनी मात्रा पर्याप्त होती है। सल्फ़र के इस्तेमाल से क्या होगा, सल्फ़र के इस्तेमाल से पौधे में हरापन आएगा, पौधे भोजन सही मात्रा में बना पाएंगे। आपकी जो नाइट्रोजन आप डालते हैं, जो यूरिया खाद डालते हैं, तो उसकी उपलब्धता को बढ़ा देता है, यानी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपको यूरिया आपके पौधे ले पाते हैं, जिससे फसल की विकास दर में तेज़ी आती है। तो इसका इस्तेमाल अवश्य करिएगा। पौधे प्रकाश संश्लेषण से भोजन सही मात्रा में बना पाएंगे, सल्फ़र का इस्तेमाल अवश्य करिएगा। तो मान लीजिए पहले पानी पे ना डाल पाए हो सल्फ़र, तो दूसरे पानी पे भी आप सल्फ़र डाल सकते हैं। तीसरी चीज़ आपको जिंक के इस्तेमाल से बहुत बढ़िया फ़ायदा मिलेगा। पत्तों में हरापन रहेगा, चमक रहेगी, अच्छी ग्रोथ रहेगी, ज़्यादा कल्ले ज़्यादा फुटाव होगा। जब ज़्यादा कल्ले ज़्यादा फुटाव होगा तभी आपकी बालियाँ भी ज़्यादा संख्या में निकल पाएंगी। तो जो जिंक आता है 33% वाला, इसकी आपको लगभग किसान साथियों अगर आप मिट्टी में डालते हैं, जिंक को आप दो तरह से दे सकते हैं। पहला तरीका होता है मिट्टी में, दूसरा तरीका होता है छिड़काव। तो सबसे पहले हम जानते हैं मिट्टी में हमें कैसे देना है। तो पहले पानी पे आपको देना होता है जिंक। अगर आप पहले पानी पे देते हैं तो बेहतर लाभ मिलता है। मान लीजिए ना डाल पाए हो तो दूसरे पानी पे भी आप जिंक डाल सकते हैं, वैसे पहले पानी पे डालना बेस्ट रहेगा। तो जिंक जो आती है 33% वाली, इसकी आपको लगभग 4 से 5 किलोग्राम मात्रा डालनी होती है प्रति एकड़ के हिसाब से। या फिर जो 21% वाले जिंक आती है, इसकी आपको 7 से 8 किलोग्राम मात्रा डालनी होती है प्रति एकड़ के हिसाब से। अगर आप इसको मिट्टी में डालते हैं तो जब आप पहला पानी लगाते हैं तो यूरिया खाद के साथ डाल सकते हैं, या फिर दूसरे पानी पे भी यूरिया खाद के साथ आप डाल सकते हैं। पहले पानी पे डालना बेहतर रहता है। अब हम जान लेते हैं, मान लीजिए आप जिंक का छिड़काव करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। तो छिड़काव आपको 2 बार करना पड़ेगा, जबकि मिट्टी में केवल 1 बार डालना है। तो छिड़काव करने के लिए आपको जो जिंक आती है 33% वाली, इसकी आपको 750 ग्राम मात्रा इस्तेमाल करनी है। या फिर जो 21% वाली जिंक आती है, इसकी आपको 7 से 8 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर तक डालना है। या फिर एक जिंक और आती है 12% वाली, जो एडिटिव जिंक आती है, चिलेटेड जिंक, इसकी आपको 125 से 150 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर तक डालना है। और पहली बार इसका इस्तेमाल पहले पानी पे करना है, दोबारा से इसका इस्तेमाल फिर से लगभग 20 दिन के बाद कर देना चाहिए। मान लीजिए आप दूसरे पानी पे भी डाल सकते हैं, तो पहली बार पहले पानी पे, दोबारा से दूसरे पानी के बाद डालने से अच्छा लाभ मिल जाएगा। और जिंक का इस्तेमाल हमेशा यूरिया खाद के साथ करिएगा। तो यूरिया की 1 से 2 किलोग्राम मात्रा घोल
खोल के आप छिड़काव कर सकते हैं। सिंगल जिंक आपको नहीं डालने हैं, या तो आप यूरिया खाद मिला लीजिए या फिर आप बुझे हुए चूने के पानी का भी प्रयोग किसान साथी कर सकते हैं। तो ये तो तीसरा तरीका हो गया, जिंक आपको डालना है। अब हम बात करते हैं ग्रोथ प्रमोटर की। ग्रोथ प्रमोटर के इस्तेमाल से जड़ों का विकास अच्छे से होगा। जब जड़ें अच्छे से आएंगे तब ज़्यादा खल्ले आएंगे, ज़्यादा फुटाव होगा। ग्रोथ प्रमोटर आपके पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाता है। तो यहाँ पे हम सागरिका की बात करने वाले हैं। सागरिका दो तरह से आती है, एक आती है सागरिका दानेदार, एक आती है सागरिका लिक्विड। और सागरिका दानेदार वाले दो तरह से आती है, एक आती है सागरिका Z++, एक आती है सागरिका गोल्ड। इफ़को की सागरिका आती है। बहुत सारे किसान भाई पूछते हैं कहाँ पे मिलेगा, तो आप इसको ऑनलाइन पे भी ट्राई कर सकते हैं या फिर आप दुकानों पे भी पूछ सकते हैं। ये दुकानों पे भी आसानी से मिल जाएगी। तो सागरिका दानेदार का इस्तेमाल आपको 2 बार करना होता है। पहली बार जब आप गेहूं की बुआई करते हैं उस समय 10 किलोग्राम सागरिका दानेदार, चाहे आपकी सागरिका Z++ हो चाहे सागरिका गोल्ड हो, कोई एक आपको 10 kg बुआई के समय डालना होता है। उसके बाद में 30 दिन पर फिर से आपको 10 किलोग्राम डालना होता है। बाई चांस आप बुआई के समय न डाल पाए हो तो भी आप पहले पानी के बाद सागरिका डाल सकते हैं। 30 दिन या 35 दिन तक अच्छा लाभ तब भी आपको देखने को मिल जाएगा। और या फिर आप इसका छिड़काव भी कर सकते हैं। जो सागरिका लिक्विड यानी जो सागरिका तरल रूप में आती है उसका आप खड़ी फसल पे स्प्रे भी कर सकते हैं। स्प्रे आपको वैसे तो 2 या 3 बार करना चाहिए, वो भी मैं आपको समय बता देता हूँ। स्प्रे करने के लिए जो सागरिका लिक्विड आती है इसकी आपको 250 से 500 ml मात्रा लेनी है पर एकड़ के हिसाब से। और यहाँ पे स्प्रे करने का जो सबसे अच्छा समय है, पहला होता है कल्ले निकलते समय जो 30 से 35 दिन पे आपको डालना होता है। और दूसरी बार आपको डालना चाहिए गबोड़ अवस्था में। वैसे आप 3 बार भी डाल सकते हैं दाने भरते समय, लेकिन मेरे हिसाब से केवल 2 बार डालिएगा। पहली बार आप 30 से 35 दिन पे और दूसरी बार आप गबोड़ अवस्था में इसका इस्तेमाल करेंगे, बढ़िया लाभ दिखाई दे जाएगा। अब अगली चीज़ हम बताते हैं किसान साथियों। अगले नंबर पर यहाँ पर हमने रखा है NPK जो आता है 19-19-19। इसके इस्तेमाल से बढ़िया लाभ आएगा, अच्छे कल्ले, अच्छा फुटाव होगा। तो NPK 19-19 आपको पहली बार 30 से 35 दिन पे डाल देना है। आप चाहें तो 2 बार भी डाल सकते हैं। दोबारा से 10-15 दिन के बाद फिर से आप 1 से 1.5 किलोग्राम NPK 19-19-19 भी डाल सकते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। जब हमारी फसलें 40 से 45 या 50 दिन की हो जाती हैं तब फिर से आपको यूरिया 40 kg डालना होता है, पोटास आपको 20 kg डालना होता है। बिना पोटास के कभी भी आप अच्छी लंबी मोटी बालियाँ नहीं ले पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं अच्छे से बालियाँ आएँ तो पोटास भी आपको डालना होता है। पोटास आपको संपूर्ण फसल अवधि में लगभग 45 kg देना होता है और बुआई के समय आपको 25 kg पोटास डालना चाहिए। और दोबारा से मान लीजिए आप पहले सिंचाई कर रहे हैं, मान लीजिए आप बुआई के समय न डाल पाए हो तो पहले पानी पे भी आप पोटास 25 kg डाल सकते हैं। और दूसरे पानी पे लगभग 45-50 दिन पे फिर से आप पोटास 20 kg डाल सकते हैं, अच्छा लाभ मिलेगा। बिना पोटास के कभी भी बालियाँ मोटी नहीं हो पाएंगी। पोटास के इस्तेमाल से तने भी मजबूत होते हैं, बालियाँ भी अच्छी आती हैं, हेल्दी आती हैं, मोटी आती हैं, दाने का भराव सही रूप से हो पाता है। तो पोटास भी आपको अच्छी मात्रा में डालना होता है, 40 से 45 kg डालना होता है 1 एकड़ में। अब हम बात करते हैं अगली चीज़ के बारे में। तो अब हम आ जाते हैं जब बालियों का निर्माण स्टार्ट होता है गबोड़ अवस्था में। गबोड़ अवस्था में कुछ खादों का इस्तेमाल करिएगा, अच्छा लाभ मिलेगा। तो गबोड़ अवस्था में सबसे पहले आपको डालना है NPK 05234। NPK 05234 में फास्फोरस 52% और 34% पोटेशियम होता है। इसके इस्तेमाल से बालियाँ काफ़ी अच्छी आती हैं, बालियों की लंबाई मोटाई काफ़ी अच्छी बन पाती है। तो इसके इस्तेमाल से बढ़िया लाभ आपको मिल जाएगा। गबोड़ अवस्था में NPK 05234 1 से लेकर 1.5 किलोग्राम पर एकड़ की दर तक आपको यूज़ करना है। इतनी मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए किसान भाई पर्याप्त रहने वाली है। तो गबोड़ अवस्था में पहली चीज़ आपने डाल दिया NPK 05234। दूसरी चीज़ आपको डालनी है बोरोन। बोरोन के इस्तेमाल से परागण प्रक्रिया अच्छे से होगी, यानी पोलिनेशन सही से हो पाएगा, जिससे आपके जो फूल फल से दाने का निर्माण होता है वो सही रूप से हो पाएगा। मेल फीमेल फ्लावर से जो बीज का निर्माण होता है जिससे गेहूँ के दाने बनते हैं, वो प्रक्रिया सही से होती है, तभी आपके दाने अच्छे आ पाते हैं, बालियाँ भी अच्छी आती हैं। बोरोन के बहुत सारे कार्य होते हैं। बोरोन आपके फसल में पराग नली के निर्माण में हेल्प करता है, जिससे परागण सही से होता है। बोरोन फल फूल दाना बनने में काफ़ी मदद करता है। बोरोन आपकी मिट्टी में जो भी तत्व होते हैं या फिर पानी होता है उसको आपके पौधे के सभी अंगों तक पहुँचाने का कार्य करता है। मतलब बिना बोरोन के आपके पौधे अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाएंगे। तो बोरोन का काफ़ी अहम योगदान होता है, आपकी मिट्टी के सारे तत्व पौधे के बालियों तक भी पहुंचाएगा, जिससे बालियों का निर्माण तेज़ी से अच्छी मात्रा में हो पाएगा। इस अवस्था में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया सागरिका भी डालनी होती है। सागरिका 250 से 500 ml आपको डालनी है पर एकड़ के हिसाब से। तो 3 चीज़ें यहाँ पर हमने बताई। पहला बताया 05234, दूसरा हमने बताया बोरोन। बोरोन जो 20% वाला आता है इसकी आपको 100 ग्राम मात्रा यूज़ करनी है, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करनी है। तो बोरोन इसके साथ में आपको सागरिका, ये
3 चीज़ें गबोट अवस्था में डालेंगे, अच्छी बालियाँ, मोटी बालियाँ, लंबी बालियाँ अवश्य आपको मिलने वाली हैं। यहाँ पे चौथी चीज़ भी आप डाल सकते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल कुछ कंडीशन के हिसाब से करना है। जैसे कई बार ऐसा देखा गया है कि जब बालियाँ निकलने वाली होती है गबोट अवस्था में, तब हमारे अगर पत्तों में पीलापन आ जाता है तो क्या हमें नुकसान होता है, प्रकाश संश्लेषण सही से नहीं हो पाता, जिससे पौधे भोजन ही नहीं बना पाते हैं सही से, जिससे आपकी बालियों के विकास में बाधा आती है। तो अच्छे से प्रकाश संश्लेषण होने के लिए पत्तों में हरापन काफ़ी ज़रूरी होता है। तो मान लीजिए गबोट अवस्था में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, पत्तों में पीलापन आ जाता है, तो इसको दूर करने के लिए जो दानेदार यूरिया होता है इसका आपको छिड़काव करना पड़ेगा, स्प्रे करना पड़ेगा। तो दानेदार यूरिया भी आपको 1 से 2 किलोग्राम मिला के स्प्रे कर देना है। तो यहाँ पे हमने 4 चीज़ें आपको बता दी जो गबोट अवस्था में आपको डालना है। पहला 0.34 1 से 1.5 kg, दूसरा बोरोन 20% वाला 100 ग्राम, तीसरा सागरिका लिक्विड 250 से 500 ml, चौथी चीज़ हमने बताई यूरिया 1 से 2 किलोग्राम। लेकिन यूरिया का छिड़काव तभी करिएगा जब नाइट्रोजन की कमी हो, पत्तों में पीलापन हो, अन्यथा यूरिया आपको नहीं डालनी है। सभी का अलग अलग घोल बनाना है, उसके बाद में एक साथ आपको छिड़काव कर देना है। इकट्ठा घोल मत बनाइएगा, सभी का अलग अलग घोल बना के ही आपको इस्तेमाल करना है। अब हम जान लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात, वो है सिंचाई। बिना सिंचाई के कभी भी आप अच्छा उत्पादन नहीं ले पाएंगे। तो पहली सिंचाई 21 से 25 दिन पे करिए, उसके बाद में समय समय पे अपने आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहेंगे तो गेहूं में अच्छा पैदावार निश्चित ही मिलेगा। नमी की कमी नहीं होने देनी है गबोट अवस्था से लेके, मतलब बालियाँ जब से बनना स्टार्ट होती हैं तब से जब तक कल आपके बालियों का विकास, बालियाँ आपकी एकदम मोटी तगड़ी नहीं हो जाती हैं, दाने का भराव नहीं हो जाता है, तब तक आपको गेहूं में नमी की कमी नहीं होने देनी चाहिए। समय समय पे सिंचाई करिएगा, बहुत ज़्यादा पानी मत भरिएगा, अंतिम सिंचाई हमेशा हल्की करनी चाहिए। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो, आज की जानकारी पसंद आई होगी। फिर भी कोई सवाल या सुझाव हो नीचे कमेंट करें। चैनल पर नए या पुराने हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ SRJ किसान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।